देखो आज हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये पहले पढ़ाया है हमने, तुम लोग को पढ़ाया है सही में? चलो ठीक है। देखो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की सबसे ज्यादा बड़ी पहचान क्या है? हाँ, और कि जो प्रतिनिधि चुन के जाएंगे वो कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे, यानी उनका क्या होगा? निर्वाचन। और निर्वाचन में धांधली ना हो, निर्वाचन बिल्कुल निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो। इसके लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो निष्पक्ष और क्या रहे? स्वतंत्र रहे। और एक ऐसी संस्था भारत में क्या कहलाती है? निर्वाचन आयोग। ठीक है ना? इसमें आज हम पढ़ेंगे कि निर्वाचन आयोग की शर्तें क्या हैं। कोई भी स्थापना निर्वाचन आयोग का गठन होगा तो उनका आधार क्या है? क्या ये संवैधानिक संस्था है? निर्वाचन आयोग क्या संवैधानिक संस्था है? संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख देखो, संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग की बात की गई? कुछ नहीं पता लोगों को। भाग 15। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 324 से 329। इसका गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। और इसका मुख्य कार्य क्या है? निर्वाचन कैसे हो? निर्वाचन स्वतंत्र होने चाहिए और निष्पक्ष हो। ठीक है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। किसकी? कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है यह कब स्थापित हुआ? 25 जनवरी 1950। अनुच्छेद 324 कह रहा है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा जो बहुसदस्यीय हो सकता है। ठीक, यानी 324 क्या कह रहा है? देयर विल बी अ इलेक्शन कमीशन, जो कैसा होगा? जो 2 या 2 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950। थोड़ा समझ लेना, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे इसके बाद। इस 25 जनवरी 1950 के बाद से लेकर निर्वाचन आयोग हमेशा एक सदस्यीय रहा। कब तक? 16 अक्टूबर 1989। समझते रहना, निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो सकता है, लेकिन शुरुआती दशकों में निर्वाचन आयोग कैसा था? एकल सदस्यीय, अर्थात इसमें सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही कार्य करता था। कब से कब तक? 25 जनवरी 1950 से लेकर 16 अक्टूबर 1989 तक। पहली बार संशोधन क्या? चेंजमेंट हुआ। किसमें? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। और ये 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार 3 सदस्यीय हो गया। ठीक, इस समय जब ये पहली बार 3 सदस्यीय हुआ तो इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? पेरी शास्त्री, SS पेरी शास्त्री। और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? नहीं पता? कोई बात नहीं। एक धोबान और तीसरे थे सहगल साहब। ठीक, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950, अर्थात जैसे ही भारत गणतंत्र हो उसके एक दिन पहले। 1950 से लेकर 1989, 16 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग कैसा था? एकल सदस्यीय, अर्थात इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही सर्वेसर्वा था। पहली बार 16 अक्टूबर 1989 को इस एकल सदस्यीय निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग में परिवर्तित किया गया और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को जोड़ दिया गया। इस समय पहले कौन है?
पैरी शास्त्री इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, धोवान और सहगल इसके अन्य निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक एक महीने बाद 1 जनवरी 1990 को ही इसमें विरोध हुआ, और विरोध का कारण यह था कि इलेक्शन कमिश्नर की जो शक्तियां हैं वो पहले किसके हाथों में थी? एक व्यक्ति के हाथों में। इसके बाद क्या हो गया, ये शक्तियों का बंटवारा हो गया 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के तहत। ठीक, इसको बंद कर दिया गया, इसको विरोध किया गया, और 1 जनवरी 1990 में इलेक्शन कमीशन फिर से क्या बन गया? एकल सदस्य। यहां तक बात समझ में आई? इसके 3 वर्ष बाद 1 अक्टूबर 1993 को फिर से कितने सदस्यीय निर्वाचन आयुक्त हो गया? फिर से बहुसदस्यीय। इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? टी.एन. शेषन साहब, और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त थे, कृष्णमूर्ति और दूसरे M.S. गिल। ठीक है, जैसे ही ये 1 अक्टूबर 1993 को बहुसदस्यीय हुआ, टी.एन. शेषन साहब कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट, और कहा कि इस व्यवस्था से मेरी शक्तियां, मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां कम हो रही हैं, और यदि विवाद हो जाता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुछ और कह रहा है, अन्य निर्वाचन आयुक्त कुछ और कह रहे हैं, ऐसी स्थिति में बात किसकी मानी जाएगी? इसका भी प्रावधान नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की और कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो अब कैसा रहेगा? बहुसदस्यीय रहेगा। विवाद होने की स्थिति में निर्णय जो लिया जाएगा वो बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। समझ में आ गई बात? और आज तक निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय है? 3 सदस्यीय, 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो कोई भी निर्णय लिया जाता है किस आधार पर? बहुमत के आधार पर। मतलब 3 में से जो 2 लोग एक बात कहेंगे वही बात मानी जाएगी। तही मतलब बहुमत का मतलब, अगर निर्णय लेना है इनको तो 3 में से कम 2 लोग एक ही बात पर सहमत हो तब मानी जाएगी, अर्थात उसके बाद नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तीनों के अलग अलग राय है तो नहीं मानी जाएगी। एक अलग कह रहा है, 2 एक साथ कह रहे हैं तो मान ली जाएगी। यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां क्या होंगी? यही तो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर्स। इन तीनों की शक्तियां बराबर मानी गई हैं। संविधान ने कहा है कि तीनों ही एक समतुल्य हैं। ठीक है, और निर्णय लिया जाएगा किस आधार पर? बहुमत के आधार पर, मेजॉरिटी के आधार पर। समझ में आ गई बात? अब लिखो इस पे योग्यता और शर्तें। ये बताओ, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना है या अदर इलेक्शन कमिश्नर बनना है, इसकी योग्यता क्या होगी और इसको शपथ कौन दिलाएगा? संविधान मौन है इसमें। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन होंगे, उनकी योग्यता क्या होगी, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। इसको शपथ कौन दिलाएगा, कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। मतलब संविधान में स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया। लेकिन यह देखा गया है कि निर्वाचन आयुक्त कौन होते हैं? सीनियर आईएएस, जिसको एक प्रशासनिक सेवा प्राप्त किए हुए लंबा समय या लंबा अनुभव प्राप्त हो चुका हो। ठीक है, पक्का? आज तक जो भी निर्वाचन आयुक्त होगा वो कौन होगा? प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक पद को प्राप्त किए जिसको एक लंबा अनुभव हो गया हो, यानी 20-25 साल आईएएस रह चुका हो, वही आदमी इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। ठीक है, पक्का? नेक्स्ट देखो, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य निर्वाचन आयुक्त पद प्राप्त कर लेंगे, कितने समय तक रहेंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहला हो रहा है उसके आधार पर वो रिटायर हो जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति मान लो 63 साल की उम्र में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना,
तो 65 साल पूरा होते ही उसको अपने पद से हटना पड़ेगा। कितने साल वो रहा नौकरी में? 2 साल। 63 में बना 2 साल, तो 6 वर्ष या तो उसको पद प्राप्त किए हो जाए या उसकी 65 वर्ष उम्र पूरी हो जाए। इनमें से जो भी पहले होगा उसका पद रिक्त हो जाएगा। उसी तरह से अदर इलेक्शन कमिश्नर 6 वर्ष या 62 वर्ष, ये याद रखना। ठीक है, ठीक, पक्का। अब देखो, निर्वाचन आयोग बना क्यों? निष्पक्ष और स्वतंत्र। निष्पक्ष और स्वतंत्र। इलेक्शन कमीशन होने के बाद भी, भारत में इलेक्शन कमीशन होने के बाद भी ऐसा देखा गया कि चुनाव कराते समय क्या हुई? धांधली हुई, बूथ कैप्चरिंग हुई और पैसेबाजी हुई, सौदेबाजी हुई और राजनीति में अपराधीकरण की प्रवृत्ति क्या हुआ? बढ़ गया। तुम देखते हो राजनीति में अपराधीकरण हुआ है कि नहीं हुआ है? वर्तमान के लोकसभा में क्या स्थिति है? एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 543 में से 44% ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल चार्ज लगे हुए हैं। तो राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन को और शक्तिशाली बनाने के लिए समय समय पर क्या किए गए? चुनाव सुधार किए गए और इलेक्शन कमीशन को और अधिक शक्तिशाली बनाया गया। समझ गए? पहला सुधार क्या था? तो अगर पूछा जाए चुनाव सुधार को लेकर, तुम्हें कम से कम 4 समितियां याद होनी चाहिए। कितनी? 4। कौन कौन सी? पहली तारकुंडे समिति, दूसरी इंद्रजीत गुप्ता समिति, तीसरी के संथानम समिति और चौथी दिनेश गोस्वामी समिति। इसने समय समय पर अपनी अनुशंसाएं दी और इलेक्शन कमीशन को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया ताकि चुनाव कैसे हो सके? चुनाव निष्पक्ष हो सके और स्वतंत्र हो सके। समझ में आई बात? देखो, पहला कौन सा है? तारकुंडे समिति। अगर पूछा जाए तारकुंडे समिति का संबंध किससे है? इलेक्शन कमीशन से है या चुनाव सुधार से? इसी तरह इंद्रजीत गुप्ता का संबंध किससे है? इलेक्शन कमीशन है, चुनाव सुधार से। इसी तरह से के संथालन समिति का संबंध किससे है? चुनाव सुधार। दिनेश गोस्वामी, तुम देखना जाके पेपर, समितियां अगर पूछी जाती है तो 3 जगह से समितियां पूछी जाती है। कौन कौन सी? पहले तो याद रख लेना, जितना भी पंचायतों से संबंधित समिति है रट लेना। दूसरा, चुनाव सुधार से संबंधित जितनी समितियां हैं रट लेना। हाँ, यही इंपॉर्टेंट, यही पूछी जाती है। हालांकि है बहुत, लेकिन तुम्हें यही याद रखनी है। ठीक है? देखो क्या क्या हुआ। अगर समिति बनी तो कुछ सिफारिशें हुई होंगी। क्या क्या सिफारिशें? पहली उठाओ, इसमें देखो क्या क्या सिफारिश की गई। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल संविधान में वोट डालने की समय सीमा कितनी थी? अधिकतम आयु, सॉरी न्यूनतम आयु कितनी थी? 21 वर्ष। पहले जो मूल संविधान है इसमें मतदाता की न्यूनतम उम्र कितनी थी? 21। इस 21 वर्ष को कम करके 18 कर दिया गया और वर्तमान में अगर आप वोट डालना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 से 18 वर्ष करने के जो संविधान संशोधन हुआ वो बताओ। किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की न्यूनतम उम्र 21 से 18 कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन 19। समझ में आई बात? ये कम करने का जो प्रावधान है ये किस समिति ने सिफारिश की? तारकुंडे। तारकुंडे समिति की पहली सिफारिश क्या है कि मतदाता की न्यूनतम उम्र कितनी हो जानी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? दूसरी सिफारिश, राज्य निर्वाचन आयोग का
गठन किया जाना चाहिए। जिस तरह से भारत का केंद्र के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा, क्या उसी प्रकार संविधान ने राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की थी? नहीं की थी, इसको बाद में जोड़ा गया। शुरुआत में मूल संविधान में राज्यों के लिए निर्वाचन आयोग की कोई प्रावधान नहीं था, इसको तारकुंडे समिति ने सिफारिश की और उसके बाद राज्यों के निर्वाचन आयोग अलग अलग हो गए। ठीक है, ये सिफारिश किससे संबंधित है? तारकुंडे। रट लेना, मतदाता की उम्र जो 18 वर्ष आज हमें दिख रही है, ये किस सिफारिश की रिकमेंडेशन है? तारकुंडे। दूसरा, प्रत्येक राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से इधर आ जाओ, के संथानम समिति, इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? तुम लोग काहे की तैयारी कर रहे हो? मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कम से कम बीए पास हो, मतलब आप स्नातक पास हो। नेता बनने के लिए क्या है? नहीं है ना। इन संथालन समिति ने कहा कि अर्हता सुनिश्चित की जानी चाहिए। किसके लिए? जनप्रतिनिधियों के लिए। योग्यता, उनको कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए। और उसने कहा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 10th पास तो हो ही। जो भी जनप्रतिनिधि बने, एमएलए, एमपी, वो क्या होना चाहिए? कम से कम 10th पास। ये सिफारिश किसने दी? संथानम समिति। समझ में आ गई बात? पक्का। इसके साथ साथ इसने और चीज कहा कि कोई भी जो जनप्रतिनिधि है, उम्मीदवार खड़ा होगा जब, तो वो उम्मीदवार खड़ा होने से पहले अपनी सारी संपत्ति का ब्यौरा निर्वाचन आयोग के पास देगा। समझ में आया? इसके पहले जो भी एमएलए, एमपी थे, उनको अपनी संपत्ति कहीं भी और दिखाने की जरूरत नहीं थी। इस समिति के तहत यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई एमपी या एमएलए पद के लिए खड़ा हो रहा है तो चुनाव लड़ने से पहले अपनी संपूर्ण संपत्ति का ब्यौरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जमा करेगा। ठीक है, इसी तरह से दिनेश गोस्वामी ने क्या किया सुधार? ये देखा है, निर्वाचन और मतदाता ईवीएम मशीन द्वारा किए जाने चाहिए। ये किसने कहा? दिनेश गोस्वामी। ईवीएम का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और दूसरा कहा कि जो वोटर आईडी लिस्ट, आईडी कार्ड है, यह भी प्रत्येक नागरिक का बनाया जाना चाहिए। तो दिनेश गोस्वामी की समिति के बाद आप देखते हैं कि वोटर आईडी तुम लोग के पास है कि नहीं है। ये कहां से आया? ये दिनेश गोस्वामी। क्यों लाए ईवीएम? क्यों? दिनेश गोस्वामी ने ईवीएम मशीन के तहत वोटिंग कराने का प्रावधान क्यों कराया? क्यों किया? ताकि चुनाव कैसे हो? निष्पक्ष और स्वतंत्र। हर एक आदमी का वोटर आईडी कार्ड बनेगा। इससे क्या होगा? ताकि मेरी जगह आप अपना वोट ना डाल पाए और तुम्हारी जगह हम अपना वोट ना डाल पाए। तो कहीं ना कहीं चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए समय समय पर कुछ समितियों का गठन किया गया और उन सिफारिशों को लागू करने का प्रयास किया गया। तारकुंडे समिति की लगभग सिफारिशें इलेक्शन कमीशन ने स्वीकार कर ली। ठीक है, दिनेश गोस्वामी की अधिकतम सिफारिशें इलेक्शन कमीशन ने स्वीकार कर ली। आज देखो इलेक्शन कमीशन क्या है? एक मजबूत और शक्तिशाली संस्था है। भारत के चुनिंदा संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली संस्था कौन सी है? चुनाव आयोग। अगर कोई पूछे कि चुनाव आयोग अधिकतम शक्तिशाली किसके शासनकाल में हुआ? हाँ, टीएन शेषन। नाम याद रखना, बहुत तेज तर्रार मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। इन्होंने इलेक्शन कमीशन की बिल्कुल तस्वीर बदल के रख दी। ठीक है, और एक शक्तिशाली संस्था के रूप में बनाने का प्रयास किसने किया? टीएन शेषन ने। ठीक है, अरे यार, ये जब जो लोग हारते हैं वो बोलते हैं ईवीएम हैक हो गया। कैसे हैक हो सकता है? हमने नौकरी की है, पीठासीन थे हम। जो चुनाव कराता है पीठासीन होते ना, बैंकर्स लगते हैं पीठासीन में। अरे हो, फिर कुछ भी हो सकता है। अब यही तो, यार तो कंप्यूटर हैक हो जाता तो ईवीएम क्या है? लेकिन काफी अच्छी मशीन है वो आरोप लगाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हैक हो जाएगा सब कुछ? अच्छा ये बताओ, हम बैंकर थे,
हमको क्या बनाया गया? पीठासीन। हमसे ऊपर कौन होता है? नहीं नहीं, चुनाव में एक सिस्टम होता है ना, नहीं पता? नहीं पता। देखो, एक बूथ होता है, ये बूथ पीठासीन अधिकारी के अंतर होता है, ठीक? पीठासीन अधिकारी या तो बैंकर, मैनेजर, क्लर्क नहीं, मैनेजर की पोस्ट वाला आदमी पीठासीन बनाया जाएगा, या टीचर पीठासीन बनते हैं, ठीक है? पीठासीन के अंडर 3 और कर्मचारी काम दिए जाते हैं। कौन देगा ये सब? निर्वाचन आयोग देता है। प्रत्येक राज्य का, प्रत्येक जिले में डीएम को जब चुनाव हो रहे होंगे तो उस समय निर्वाचन अधिकारी बना दिया जाएगा। यानी जिले में जो भी काम होगा उस समय सबका सर्वे सर्वा कौन? और ये प्रतिनियुक्ति पर सबको रखता है। एक होते हैं रिव्यू ऑफिसर, ये पीसीएस होते हैं डीएम से नीचे, और रिव्यू ऑफिसर के नीचे पीओ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और चुनाव की संपन्न पूरी क्रिया इन्हीं के द्वारा होती है, ठीक है? निष्पक्षता बता रहे हैं। अब पीओ के अंदर एक होता है प्रथम श्रेणी का अधिकारी, द्वितीय श्रेणी का अधिकारी और तृतीय श्रेणी का अधिकारी। ये इनको सारी मशीन दी जाएगी, सारी सामग्री दी जाएगी, और इनको अपने घर में रखने का मतलब कह दिया जाएगा कि अब उस दिन आप सुबह 10 बजे रिपोर्ट करिएगा जहाँ पर वोटिंग शुरू होनी है, ठीक? मेरे पास थी, हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट भरे, पता नहीं क्या क्या था। फिर उसके बाद ये 3 अंडर मेरे कहाँ मिले हमको? वहीं जहाँ चुनाव हो रहे थे। इन्होंने रिपोर्टिंग किसको सौंपी? हमको, कि मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया। हमने साइन लिए, साइन करके इनको अपने साथ ले गए। और एक होता है क्या, बूथ पार्टी बोलते हैं इसको। ऐसी बताओ, सोचो कितनी बूथ पार्टियां बनती हैं? कई सारी। इस बूथ पार्टी के संचालक कौन? हम, पीओ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक? पूरा सुबह से लेकर शाम तक वोटिंग कराई। सुबह 6 बजे वोटिंग टेस्ट होता है पहला, और 6:15 से वोटिंग शुरू हो जाती है। और कब तक? लगभग शाम को 5-6 बजे तक, जब तक क्लोज ना हो जाए, ठीक? उसके बाद पूरी मशीन पैक्ड होती है, सील्ड होती है। वो सील भी हम ही मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर खोलता है, पूरा संपन्न कराता है, पूरा ध्यान रखता है कि चुनाव में निष्पक्षता है कि नहीं। इसके पास पूरी वोटर लिस्ट होती है उस गांव की या उस निर्वाचन क्षेत्र की। तुम्हारा नाम तो मेरे उसके पास होगा। जैसे लेके आया, वोटर आईडी की चेक की हमने, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने चेक की, इनके पास भेजा। इन्होंने देखा कि नाम लिस्ट में है कि नहीं है, टिक किया। फिर ये सेकंड के पास जाएंगे, सेकंड वाला नाम लिखेगा, इनको टाइम लिखेगा और वोटिंग कराने का टाइम लिख देगा। तीसरा वाला जो स्याही देखते हो, वो स्याही ये लगाता है। ये क्लर्क, वो प्यून होता है, या तो स्कूल में प्यून होगा या बैंक में प्यून होगा, उसका काम ये, ठीक? ये क्या कर रहा है? ये चेकिंग कर रहा है कि हाँ यही आदमी है कि नहीं है, वोटर आईडी लाए हो कि नहीं लाए हो। और ये लिस्ट में जो उसको लिस्ट मिली है किसके द्वारा? डीएम द्वारा। वो चेक कर रहा है कि उस लिस्ट में उसका नाम है कि नहीं। जैसे है, लिस्ट में टिक किया, इनके वोटर आईडी के कॉपी में टिक किया, कहाँ भेज दिया? इसने चेक किया, हाँ है। तीसरे ने स्याही लगाई और ये गए। यहाँ पे एक बूथ होता है, यहाँ पे ईवीएम लगी होगी, आए, बीप की आवाज आई। जैसे बीप की आवाज आई यानी वोट पड़ गया, खत्म हुई, ये वापस निकल गए। फिर हमने एक लड़के को भेजा, इसने वोट डाला, फिर ये निकल गया, फिर भेजा। नहीं नहीं, उसके बाद वैलिड नहीं है। नहीं नहीं नहीं, पड़ेगा नहीं। बीप करके बहुत लंबा जाता है कि पता चल जाएगा इसको कि हाँ पड़ गया, अब चलो निकलो यहाँ से। जब ये आएंगे तो फिर से बीप की आवाज आएगी। समझ में आई बात? ये प्रोसेस है, निष्पक्षता है। ईवीएम मशीन अच्छी है, इजी हैक नहीं की जा सकती है। अब जो हार रहा है वो कहेगा ये हैक हो गई और पूरा बदल दिया। ये सिस्टम बिल्कुल ऑनलाइन है ना, एक तरह से कंप्यूटर है, मशीन है। और वो सोचो उसके पहले क्या होता था? ठप्पा लगा दिया, पता चला गुंडे आए, स्याही डाल दी पूरे डब्बे के अंदर। अब किसको वोट पड़ा किसको नहीं पड़ा, इससे तो ठीक है ना। बूथ कैप्चरिंग तो नहीं हो रही है, कम से कम कैसे हो जाएगी? बूथ कैप्चरिंग करके क्या कर लोगे? ईवीएम को कैसे निकाल लोगे तुम? वो बूथ कैप्चरिंग नहीं होती है, वो फर्जी वोट होता है। लतियाई भी बहुत जाते हैं, फिर अगर पकड़े जाते तो बहुत लाठी पड़ती है उस। अब हम मुद्दे के बाद से भटको नहीं, ठीक है? तो धांधली तो हर जगह है, लेकिन फिर भी कम हो रही ना कहीं ना कहीं। ये कम करने का श्रेय दिनेश गोस्वामी, ईवीएम मशीन से वोटिंग कराई जानी चाहिए। ये रिकमेंडेशन किसने दी? समझ गए? नेक्स्ट आ जाओ। अब पद पर बैठेंगे
तो पद रिक्ति भी होगी। किस आधार पर? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्ति किस आधार पर हो सकती है? मृत्यु हो जाए या रिजाइन कर दे। इलेक्शन कमिश्नर अपना रिजाइन किसको सौंपेगा? सिंपल सी बात है, जो उसको अपॉइंट करेगा वही उसको, या साबित कदाचार या असमर्थता। तो हटाने का आधार वही है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का आधार है, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का आधार है ना? बताओ कहां लिखा है साबित कदाचार और असमर्थता? 124 अनुच्छेद 124 का क्लॉज 4, ये लिखा है आधार। आधार क्या होगा? प्रक्रिया क्या होगी? इस प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं है। प्रक्रिया को समझाने के लिए संसद ने कानून बनाया जिसका नाम न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, और इसी प्रक्रिया के आधार पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जा सकता है या हटाया जाता है। याद है प्रोसेस? यानी संसद को शक्ति है ना, किसी भी, जैसे मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को हटाने की शक्ति किसके पास है? ठीक उसी प्रकार इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की शक्ति किसके पास है? प्रक्रिया क्या होगी बताओ? प्रस्ताव कहां ले जाएगा हटाने वाला? हटाने वाला प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। शर्त क्या है? लोकसभा में यदि आएगा तो कम से कम 100 लोकसभा सदस्यों का लिखित सूचना 14 दिन पूर्व उस सदन के अध्यक्ष को देनी पड़ेगी। राज्यसभा में आए तो कम से कम 50 राज्यसभा सदस्यों की लिखित सूचना 14 दिन पूर्व उस राज्यसभा के सभापति को प्रेषित करनी पड़ेगी। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति उस प्रस्ताव को तकनीकी आधार पर निरस्त भी कर सकता है। कहेगा नहीं प्रस्ताव ठीक नहीं है, कैंसिल। ये कह सकता है कि प्रस्ताव ठीक नहीं है, क्या हो जाएगा? कैंसिल। यदि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया तब, यदि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो जिस सदन ने प्रस्ताव को स्वीकार किया उसका अध्यक्ष एक जांच कमेटी का गठन करेगा। इस जांच कमेटी का काम क्या होगा? ये चेक करेगा कि जो इसके ऊपर आरोप लगा है वो सही है या नहीं। इस जांच कमेटी में कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य होंगे। एक कौन होगा? भारत का सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट का कोई सीनियर जज। दूसरा कौन होगा? किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और तीसरा कौन होगा? राष्ट्रपति की नजर में कोई पारंगत विधि वेत्ता। इस जांच कमेटी ने आरोप सही पाया तो क्या होगा? आरोप को रखेगा उस सदन के अध्यक्ष के पास और सदन का अध्यक्ष उसको पटल पर रखवाएगा और क्या होगी? वोटिंग। वोटिंग कैसी? विशेष बहुमत। अगर विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास तो दूसरे सदन आएगा, दूसरा सदन प्रस्ताव को अस्वीकार भी कर सकता है। यदि स्वीकार कर लिया तो दोनों सदनों से पास स्वीकार कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। यदि राष्ट्रपति ने साइन कर दिए तो उस दिन से माना जाएगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद से रिमूव हो चुका है। आ गई बात समझ? इजी था ना? कोई दिक्कत? पक्का रिवीजन कर लेना, बाकी कल देखते हैं। छोटा टॉपिक था, कल वित्त आयोग पढ़ाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के आना। वित्त आयोग कराया हमने तुम लोग को? नहीं कराया? पक्का? चलो कल वित्त आयोग कराएंगे, ठीक।